पीएम पाठशाला गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन मैगजीन गाइस, जो कि हमारी फरवरी 2024 की मैगजीन है, जिसमें गाइस हम ऑलरेडी इकॉनमी सेक्शन के 6 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आज गाइस हम 7th टॉपिक को अपना कवर करेंगे। टॉपिक नंबर 8, 9 को कवर करेंगे और शॉर्ट्स हमारा रह जाएगा, दैट विल बी डन टुमारो। सो गाइज, ऑलरेडी हमारे चैनल पर अगर आप चल रहे हैं तो आपको पता ही है। जो नए कोई बच्चे अगर आए हैं, जुड़े हैं चैनल से, तो उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल पर अगर नए आए हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। दूसरा गाइस, अगर आप प्रीलिम्स देना चाह रहे हैं, चाहे 2024 का चाहे 2025 का, उसमें गाइस पूरी ही प्लेलिस्ट लास्ट ईयर की आपके दोनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। गो थ्रू विद द प्लेलिस्ट, आपको सारे करंट अफेयर्स चैनल पे मिल जाएंगे, जो कि सफिशेंट है आपके किसी भी यूपीएससी एग्जाम को या स्टेट पीसीएस एग्जाम को क्रैक कराने में। अगर आपने सही तरह से पढ़ लिया, जो हम दे रहे हैं सारे इंस्ट्रक्शंस के साथ, तो आप समझ लो आपका करंट अफेयर पाला पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा। और देखो, करंट अफेयर स्ट्रांग तो जो आप स्टैटिक भी लिखने जाओगे, क्योंकि स्टैटिक को साथ में हम समझाते हैं, वो भी आपको बहुत क्लैरिटी होगी। तो आज का गाइस हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, और आज का पहला ही टॉपिक स्टार्ट है एक स्कीम के साथ, जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। यानी फिशरी सेक्टर को उठा के एक स्कीम बनाई गई है, और उसी पे हम बात करेंगे, क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने अभी रिसेंटली अप्रूव करा है। देखो, सबसे पहले जब भी हम किसी स्कीम के बारे में बात कर रहे हो पर्टिकुलरली, तो सबसे पहले ना स्कीम में कुछ चीज़ें होती हैं। एक तो ये किस साल आई, ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री लेकर आ रही है, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। अब ये क्या है, सेंट्रली सब सेक्टर सब स्कीम है, तो यानी कि किसी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत ही से लिया गया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का ही सब पार्ट है। और क्योंकि ये एक सेक्टर स्कीम है, तो यानी कि 100% जो पैसा होगा वो यूनियन गवर्नमेंट देगी, स्टेट का इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब इस स्कीम को बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है, वो है आपका पहला ऑब्जेक्टिव है ग्रेजुअल फॉर्मलाइजेशन ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड फिशरीज सेक्टर। यानी हम बहुत ज़्यादा इस समय ध्यान लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा फिशरी सेक्टर एक सनराइज सेक्टर है। सनराइज सेक्टर का मतलब है जिसमें बहुत सारे चांसेस हैं, आगे आने वाले डेज में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिसकी प्रॉस्पेरिटी हम बढ़ाकर काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, उसको सनराइज सेक्टर कहते हैं। तो हमारा गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान है कि हम अनऑर्गेनाइज्ड जो हो रखा है फिशरी सेक्टर, उसको सबसे पहले इसको फर्टिलाइज आपका फॉर्मलाइज कर दें, ठीक है। सेकंड काम जो हम चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा ना इंस्टीट्यूशनल फिनेंशियल एक मैकेनिज्म हो, जिसके चलते फिशरी सेक्टर के, चाहे वो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस वगैरह हो, वो भी आके इसमें काम कर पाए। तो क्रेडिट की ज़रूरत होती है, फंडिंग की ज़रूरत होती है, उसके तहत हम ये बनाएंगे। तीसरी चीज़ कह रहा है कि तीसरा ऑब्जेक्टिव है वन टाइम का इन्वेस्ट इंसेंटिव देना उन सभी बेनिफिशरीज को जो एक्वाकल्चर का इंश्योरेंस परचेज करते हैं, क्योंकि उसी से पैसा रेज करना है ना बेसिकली। तो अगर करते हैं तो देखो, हालांकि कोई भी इन्वेस्टर होगा, कोई भी बेनिफिशियरी होगा, उसको लेने में थोड़ा सा तो कठिनाई आएगी, क्योंकि सनराइज सेक्टर है, अभी पता नहीं है। बट हाँ, जहाँ गवर्नमेंट पैसा लगाने को कह रही है ना, अगर वहाँ लगाते हैं तो अगर गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है तो बहुत अच्छा रहता है। फिर चौथी चीज़ है, हम ना फिशरीज सेक्टर के वैल्यू चेन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेंगे। फिर हम ना इंसेंटिवाइज करेंगे, अडॉप्शन करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे फिश एंड फिशरी प्रोडक्ट्स की सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस का। ये सारी बातें हैं। फिर अब क्या हो रहा है, इंटेंडेड जो बेनिफिशियरी है वो कौन कौन है, इसमें सारे के सारे जो फिश वर्कर है, फिश वेंडर्स हैं, ये सारे हैं। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस कोऑपरेटिव्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। कोई भी बेनिफिशियरी जो कि डिपार्टमेंट फिशरी से टारगेट बेनिफिशियरी अगर इसमें है, तो वो सब लोग एक्वाकल्चर वैल्यू चेन से रिलेटेड है, वो सब इसके अंदर इसका पार्ट है। इस पूरी ही स्कीम में 6,000 करोड़ की फंडिंग की जा रही है। 50% पब्लिक फाइनेंस जो फंडिंग का होगा, इंक्लूडिंग दी वर्ल्ड बैंक और एएफडी, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग यहाँ से किया जाएगा। 50% कंट्रीब्यूशन बेनिफिशियरी फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर पैसा उठाया जाएगा। स्कीम 4 साल के लिए हो रही है, जैसे 23-24 में है, फिर उसके बाद 26 से 27 सभी स्टेट्स एंड यूटीज में होगा। कह रहा है, याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि सब स्कीम ही तो है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 में आई थी, जिसका कंप्लीट ध्यान था ब्लू रिवोल्यूशन की तरफ। बट इट हैज़ टू बी सस्टेनेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए फिशरी सेक्टर की, ताकि फिश फार्मर्स उनका भी वेलफेयर हो पाए। अम्ब्रेला स्कीम है विथ 2 सेपरेट कंपोनेंट, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, दोनों उसके तहत काम कर रही हैं। टारगेट होगा कि जो फिश प्रोडक्शन का इंक्रीमेंट है 22 मिलियन मेट्रिक टन्स का हो जाए, कंट्रीब्यूशन बढ़ जाए फिशरी सेक्टर का,
और एक्सपोर्ट की अर्निंग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की हो, ये सारी बातें इसमें करी गई हैं। अगर हम इसके इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट पे जाते हैं तो सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन पार्ट आता है कंपोनेंट 1 है, यानी कि फॉर्मलाइज करना है हमें फिशरी सेक्टर को, और इसमें फैसिलिटेट करना है एक्सेस फिशरीज, माइक्रो एंटरप्राइजेज, ये सारी चीज़ों का। नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो क्रिएट किया जा रहा है, सभी स्टेक होल्डर्स उस पर काम कर रहे हैं और मल्टीपल फंक्शंस कर रहे हैं। फिर सेकंड 1B, मतलब ऐसे ऐसे ना कंपोनेंट तैयार करे गए हैं। एकदम से देखो, एकदम से नहीं करी जाती हैं चीज़ें, इम्प्लीमेंट की तरह। जब टर्म में भी अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि ना आपका टाइम टेबल बड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भार मत ले लो। हालांकि अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाई करनी है, दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि अब आप अगर 2024 का प्रीलिम्स अप्रोच कर रहे हो या आप किसी पीएससी एग्जाम में भी तैयारी कर रहे हो तो उसका पढ़ाई करनी है। बट ऐसा भी मत कर दो कि सातों दिन ही पढ़ रहे हो। कुछ थोड़ा सा रिलैक्स भी हो, कहीं घूमने जाओ, थोड़ा एंटरटेनमेंट करो तो करो, फ्रेंड्स के पास जाओ या वट एवर यू आर डूइंग। तो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे समझ रहे हो सबसे पहला काम क्या करा जा रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करा जा रहा है जहाँ सभी स्टेक होल्डर्स आएंगे, रजिस्टर होंगे, फाइनेंशियल डिसबर्समेंट के बारे में फैसिलिटेशन होगी, वो फंक्शन होगा। एक्वाकल्चर इंश्योरेंस को प्रपोज करा जा रहा है, कवर करने की कोशिश की जा रही है 1 लाख हेक्टर का जो एक्वाकल्चर फार्म है उसके तहत। ST SC वुमेन बेनिफिशरीज को भी कहा जा रहा है कि अगर आप लोग लोगे इंश्योरेंस तो आपको 10% का इंसेंटिव भी मिलेगा। तो देखो कितना फायदा हो गया। फिर कंपोनेंट 2 में बोला जा रहा है कि सपोर्ट की जाएंगी फिशरी सेक्टर को, वैल्यू चेन एफिशिएंसी उनकी ताप की अच्छी हो। फिर फिशरी और फिशरी फूड प्रोडक्ट्स की सेफ्टी के ऊपर ध्यान रखा जाएगा। फिर मॉनिटरिंग के ऊपर ध्यान रखा जाएगा। तो इम्प्लीमेंट फेज जो है वो इन इन कंपोनेंट्स को लेकर बनाया जा रहा है। अब देखो ये सब कुछ करने की ज़रूरत क्या है ना, सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि हमारा जो फिशरी सेक्टर होगा वो फॉर्मलाइज हो जाएगा। बहुत सारे जो फिश फार्मर्स होते हैं उनको पता नहीं होता कैसे फिशिंग करनी है, सस्टेनेबल वे में, रिस्पॉन्सिबल वे में, होलिस्टिक वे में। तो वो सब चीज़ें ना हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि फॉर्मलाइज हो जाए ताकि ना लोगों को जॉब्स में मिले। 5500 आपके फिशरी कॉपरेटिव्स हैं, 6.4 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, इनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिलेगा तो उनको भी पता होगा जी फंडिंग आ रही है। फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा तो 40 लाख स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस ना वर्क बेस अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर पाएंगी। वैल्यू चेन अच्छी होगी आपकी। 1.7 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा जानकर खुशी होगी कि नारी शक्ति देखो यहाँ पर भी होगा अल्टीमेटली। कैसे होगा नारी शक्ति, क्योंकि 75,000 वुमेन भी आ रही है उसके अंदर। आप सोचो ना, 1.5 लाख से ज़्यादा आप जॉब्स क्रिएट कर रहे हो जिसमें 75,000 वुमेन है, तो एक बहुत अच्छा आंकड़ा है। समझ रहे हो। उसके बाद 5.4 लाख कॉन्टिन्यूड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, MSME वाले दे देंगे क्योंकि उनके पास भी क्रेडिट आ रहा होगा, तो दे कैन ऑल्सो इनहांस दी वर्क अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इनकम इंक्रीज होगी, एक्सपोर्ट का कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। आप एक्वाकल्चर से जुड़े जो भी क्रॉप लॉसेस होते हैं उसको भी एड्रेस कर पाओगे क्योंकि आपको पता होगा ये सारी की सारी बातों का। तो फिर US डॉलर, ये सारी चीज़ें होंगी। फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ फिश फिशरीज, थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोडक्शन हैपेंस इन इंडिया, ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। फिर कंक्लूडिंग फॉर्म में बोल रहा है कि जो फिशरीज सेक्टर है ना वो एक सनराइज सेक्टर है, रिमार्केबल ग्रोथ होगी इन रिसेंट ईयर्स। तो हाउर इट हैज़ येट टू रियलाइज इट्स पोटेंशियल। तो कंसिडरिंग कह रहा है कि बहुत ज़्यादा स्कोप है, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगी, आपका एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बढ़ेगा, आपके इकोनॉमिक रिटर्न्स बढ़ेंगे, है ना, सस्टेन पॉलिसी सपोर्ट होगा, तो ये हॉलिस्टिक वे में आपकी हेल्प करेगा। तो दिस इज़ हाउ गाइज वी हैव टू एनालाइज द स्कीम, और उसके सिग्निफिकेंस के साथ हमें हर स्कीम का ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी हम अपने आंसर्स लिखें स्कीम का ध्यान रखें। और देखो प्रीलिम्स में कोई भी स्कीम पकड़ के पूछ लेंगे वो आपसे, तो ये ज़रूर ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है फर्टिलाइजर सेक्टर इन इंडिया। देखो न्यूज़ में क्यों रहा, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने गाइडलाइन निकाली कि हम ना रीजनेबलनेस ऑफ मैक्सिमम रिटेल प्राइसेस का ध्यान रखेंगे फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स के लिए अंडर द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी। अब ये कह रहे हैं कि थ्रू दीज गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने क्या करा है, PNK फर्टिलाइजर्स को खरीदा है NBS पॉलिसी के तहत, ताकि रीजनेबल प्राइस पे कंट्रोल किया जा सके और MRP जो है वो फिक्स किया जा सके, क्योंकि NBS फर्टिलाइजर अनलाइक यूरिया वो MRP इज फिक्स बाय द गवर्नमेंट, इनकी नहीं होती क्योंकि टेक्निकली डी कंट्रोल्ड है ये। तो अंडर NBS स्कीम क्या करा जा रहा है, MRP को सपोज टू बी मार्केट डिटरमिन करा जा रहा है कि जैसे मार्केट में डिमांड आएगी वैसे इंडिविजुअल कंपनी सेट कर सकती है। यूरिया सब्सिडी स्कीम ध्यान रखना स्टैट्यूटरी फिक्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है।
ये ध्यान रखना इस बात को कि जब भी यूरिया की सब्सिडी की बात होती है तो वहाँ पे एमआरपी फिक्स्ड है, लेकिन कुछ ऐसी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है जो आप उसको फिक्स नहीं कर सकते हो, तो उसको आपको मार्केट बेस पे चलाना पड़ता है। तो उसका ऑब्जेक्टिव है एनबीएस पॉलिसी बनाने का या न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी बनाने का। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस ऑफ द एनबीएस पॉलिसी, 2010 में किया इन्होंने इसको। इसका एम था फर्टिलाइजर्स को लेकर आना फार्मर्स के पास और सब्सिडाइज में रेट में लेकर आना, एंड इट हैज़ बीन अप्रूव फॉर इम्प्लीमेंटेशन अप टू फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक। फिर इसका बेसिस क्या है, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 एसेंशियल अंडर आपके एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में। इसमें क्या करा जा रहा है, इसमें ना क्वालिफाई सब्सटेंसेस को देखा जा रहा है कि फर्टिलाइजर सॉइल में कितना डालने हैं, प्रोडक्ट वाइज स्पेसिफिकेशन, ये सारा कुछ इसमें लिखा जाएगा। अच्छा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी 25 ग्रेड ऑफ पीएन के फर्टिलाइजर्स, एल्युमिनियम फॉस्फेट या डाई एल्युमिनियम फॉस्फेट, इन सबको मिलेगा, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, इन सबको मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने फिक्स सब्सिडी इनके लिए रखी है ईच प्राइमरी न्यूट्रिएंट के लिए, ठीक है। और सब्सिडी रिकमेंडेशन कौन देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस, ध्यान से सुनो। इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी रिकमेंड करेगी पर न्यूट्रिएंट सब्सिडी कितने कितना नाइट्रोजन डालना है, किसमें कितना फॉस्फेट पोटैश में कितना डालना है, हर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में ये सब हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर डिसीजन लेगा। तो ध्यान रखना इसके रिलेटेड एक आपकी कमेटी है। अच्छा, की प्रोविजंस गाइडलाइंस के क्या है कि आपके 2023 से अप्रैल 1 रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्टिव हो चुका है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या कह रहा है कि डिफरेंशियल जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो पीएन के फर्टिलाइजर्स में कंपनी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि कंपनी का इंपोर्टर का परसेंटेज अलग होगा, मैन्युफैक्चर का अलग होगा, तो कंपनी अपने अकॉर्डिंग देखे। इवैल्यूएशन का बेसिस आएगा, तो जितनी सेल हुई है ना आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल, उसके अकॉर्डिंग इसको इवैल्यूएट कर दिया जाएगा। जीएसटी को हटा दिया गया है इसमें से। एप्लीकेबिलिटी की बात रही तो सभी फर्टिलाइजर्स में एप्लीकेबल है, ठीक है। असेसमेंट कंपनीज का आपने अनरीजनेबल प्रॉफिट नहीं कर सकती, कोई भी अनरीजनेबल अगर होगा तो फिर आपको अनरीजनेबल रिफंड वापस करना पड़ेगा, मतलब आप चोरी नहीं कर सकते किसी भी हालत में, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर पकड़ लेगा आपको। एक टर्म आया है जो पेपर में पूछ सकते हैं कि फर्टिलाइजर ग्रेड क्या होता है। देखो, गारंटेड मिनिमम परसेंटेज, यानी कि किसी एक फर्टिलाइजर मटेरियल में, किसी भी एक फर्टिलाइजर मटेरियल में कितना गारंटेड मिनिमम परसेंटेज नाइट्रोजन का है, कितना फास्फोरस का है, कितना पोटैश का है। जैसे एक बैग में 5 ऐसे कुछ करके रखा, यानी कि 5% टोटल नाइट्रोजन है, 5% अवेलेबल फॉस्फेट है, 5% सोल्यूबल पोटैश है टोटल मटेरियल। दिस इज कॉल्ड योर फर्टिलाइजर ग्रेडिंग करना। ग्रेडिंग का मतलब यही होता है ना कि ग्रेड करना, कि इसका ये स्कोर, ये स्कोर, ये स्कोर, लाइक दिस। तो कंक्लूडिंग लाइन में बोल रहा है कि स्टेप जो ये है इसका देखो सारा पता है बनाने का पर्पस क्या है, ये पॉलिसी बनाने का पर्पस यही है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ फार्मिंग है ना, वो अनरीजनेबल जो प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं वो खत्म करें, ताकि इस सेक्टर में भी लॉन्ग टर्म में इम्पोर्ट डिपेंडेंस खत्म हो और हमारा फर्टिलाइजर बैलेंस्ड हो जाए। इसीलिए कोशिश की जा रही है, याद रखना जब भी फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आए, याद रखना ये पॉइंट। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे इज एफडीआई इन स्पेस सेक्टर। गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई स्पेस सेक्टर को दे दी है। तो देखो मुबारक, इफ यू रियली वांट टू गो इन स्टार्टअप ऑफ स्पेस सेक्टर, आप बिल्कुल जाइए, बस थोड़ा समझ के जाना। देखो, एग्जिस्टिंग जो एफडीआई पॉलिसी स्पेस सेक्टर की थी उसमें क्या होता था, एफडीआई वाज परमिटेड इन द एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ सैटेलाइट थ्रू गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से ही चलता था। फिर बाद में 100% एफडीआई स्पेस सेक्टर में देने लगे इन लाइन विद द विजन एंड स्ट्रैटेजी जो आपकी इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 की थी। फिर लिबरलाइज किया गया एंट्री रूट को, ताकि पोटेंशियल जो इन्वेस्टर है वो अट्रैक्ट हो पाए और इन्वेस्ट कर पाए इंडियन कंपनी स्पेस के अंदर। एफडीआई की लिमिट करना फॉर सैटेलाइट सब सेक्टर डिवीजन जरूरी क्यों होता है? देखो, 100% ऑटोमेटिक रूट का मतलब है कोई भी व्यक्ति मैन्युफैक्चर कर सकता है सैटेलाइट्स का, ग्राउंड सेगमेंट्स का, यूजर सेगमेंट का। जब 74% था तो कुछ चीज़ों में आपका गवर्नमेंट्स के रूट के थ्रू भी जाना पड़ता था कई कई चीज़ों पे। फिर पहले 49% था, तो मतलब बता रहा है कि देखो कैसे कैसे चेंजेस आए, कि खाली पहले सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन सैटेलाइट इतना काम कर सकते थे, आज आप सब कुछ कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट, ये सारा कुछ। तो नेक्स्ट इज आपको ये पॉलिसी में अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों ऐसा हुआ कि 100% एफडीआई को किया जा रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 100% सब्सिडी मतलब आई मीन क्यों दी जा रही है?
कह रहा क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान था कि हम ना अपने ग्लोबल वैल्यू चेंज के साथ इंटीग्रेट कर पाएँ। हमारी इंडियन कंपनीज़ ग्लोबल वैल्यू चेंज के साथ इंटीग्रेट हो पाएँ, उस तरह की पॉलिसी रिफॉर्म हमें चाहिए। फिर दूसरी चीज़, हम बहुत ज़्यादा प्रयास में लगे हैं मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाने में, हम बहुत ज़्यादा प्रयास में लगे हुए हैं आत्मनिर्भर भारत को सक्सेसफुल बनाने के लिए, इसीलिए हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हम सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं। फिर तीसरी चीज़ है फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि हमारा जो रिफॉर्म होगा इस वो इसरो का पूरा ध्यान है कि हमारी कटिंग एज टेक्नोलॉजी के तहत यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के तहत रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोरेशन मिशन जाएं, हमारे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट हमारे फ्लाइट प्रोग्राम चलें। फिर हम अपने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को और अच्छा करना चाहते हैं। जो फॉरेन प्लेयर्स लोअर एंट्री बैरियर दिखाते थे, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट नहीं था इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का, स्पेसिफिकली स्पेस टेक्नोलॉजी में, वो इम्प्रूव होगा। फिर हमारा एफडीआई का इनफ्लो बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। कह रहा 21-22 में जब हमने सर्विसेज लॉन्च ही करी थी, 21-22 में तो 175 करोड़ का हमें जनरेट किया था हमने टुवर्ड्स इतना पैसा। फिर आपका ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में भी तो ज़रूरत है कि शेयर बढ़े, तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इंडिया का भी स्पेसिफिकेशन दिखेगा। आप विश्व गुरु बनना चाहते हो तो विश्व गुरु बनने के लिए आज की डेट में ना, अगर आप वर्चुअली स्ट्रांग हो ना, साइबर स्पेस में अगर आप स्ट्रांग हो, स्पेस सेक्टर में आप अगर स्ट्रांग हो, तो आप विश्व गुरु हो। मानते हो मेरी ये बात को? तो उसके लिए यहाँ प्रयास करने पड़ेंगे आज से ही हमें। तो इंडिया अकाउंट्स फॉर ओनली 2/3 part of the global space economy, $8.4 billion, much behind the major players such as US and China. Now we have taken some steps also ताकि हमारा प्राइवेट सेक्टर भी स्पेस को ज्वाइन करे। तो हमारा इंडियन स्पेस एसोसिएशन है जो 2021 में लॉन्च हुआ, एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री है जो एक्सक्लूसिवली चाहती है सक्सेसफुल एक्सप्लोरेशन कोलैबोरेशन को करना। फिर सेकंड चीज़ क्या है, आंतरिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का, कि मार्केटिंग आर्म है इसरो का और वो चाहती है इसको कमर्शियली पूरा तरह से डील करना। फिर तीसरी चीज़ है इन स्पेस, ऑटोनॉमस नोडल एजेंसी है ताकि हमारा प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट बढ़ जाए। फिर हम चाहते हैं कि हमारा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इनकरेज होगा, तो गवर्नमेंट को बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा इस पे काम करो, सैटेलाइट्स वगैरह पर भी, और कोशिश करो जीएसटी एग्जेम्प्ट करना है प्राइवेट लॉन्च सर्विस कंपनीज के लिए। ठीक है, तो जीएसटी की हेल्प हो गई, प्राइवेट प्लेयर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आता है। तो इंडियन स्पेस पॉलिसी अगर आप देखोगे 2023 की, तो इसमें बोल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर क्रिटिकल शेयर होल्डर है, तो वो भी आए। तो फिर यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट यहाँ काम करा गया, तो कह रहा है देखो और भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप ना और अच्छा बेटर परफॉर्म कर सकते हो स्पेस इंडस्ट्री में। एफडीआई तो दे ही दिया आपने 100%, रेगुलेशन को कभी मत भूलना। कह रहा देखो कम्पीट करने के लिए ग्लोबली आपको आज भी स्पेस एक्टिविटी बिल की ज़रूरत है, उसको पास ज़रूर करो ताकि ना अपना एडवांस करो आप पार्टिसिपेशन, और ना हर चीज़ की क्लैरिटी भी हो। फिर कह रहे हैं टेक्नोलॉजी के लिए एडवांसमेंट तो चाहिए, क्योंकि आप अल्टीमेटली काम इसी के लिए कर रहे हो, तो इंडिया की एक्सपर्टीज स्पेस एप्लीकेशन में अच्छी हो जाए, इसीलिए आप क्या करो, बाहर के आईटी सेक्टर्स के साथ भी कोलैबोरेशन करो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। फिर मैंने आपको कहा कि इसरो का भी काम है कि वो प्राइवेट सेक्टर्स के साथ टेक्नोलॉजी में ट्रांसफ़र वगैरह करती रहे। इनिशिएटिव जैसे आपने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का लिया था, कह रहा है ऐसा लेते रहो। फिर फोकस ऑन अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, यानी डेवलप करो बिजनेस मॉडल को इस तरह से ताकि आप अफोर्डेबल मिलियंस ऑफ एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा पाओ, ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर को एड्रेस कर पाओ, कनेक्टिविटी नीड्स को समझ पाओ। फिर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बढ़ा दो। तो कह रहा है इंडिया ने ना आर्टेमिस अकॉर्ड को 2023 में ज्वाइन करा ताकि पार्टनरशिप अच्छी हो जाए, ग्लोबल स्पेस एजेंसीज के साथ हमारा काम अच्छा हो जाए, हमारे प्लेयर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्टीज एंड रिसोर्सेज की तरफ बढ़ पाए, राइट। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट आवर इकोनॉमी सेक्शन, एंड होपफुली आपको समझ आया होगा। जहाँ कुछ भी आपको कोई ऐसा टर्म नहीं समझ आता तो गाइज कमेंट सेक्शन इसीलिए खोला होता है जहाँ पर आप अपने हर तरह के क्वेश्चंस को डील करवा सकते हैं और आंसर्स भी देखो मिलते ही हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।